हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सब? वेरी क्विकली मुझे इन्फॉर्म करके बता दो क्या मैं लाइव हूं या नहीं हूं। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन ऑफ मिशन ईआईएस। ठीक है, तो आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेट अस कंटिन्यू विद दिस चैप्टर एंड कंप्लीट इट। सो गुड इवनिंग गाइस, इज माई वॉइस ऑडिबल? क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूं? फटाफट चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दो क्या आप मुझे देख सक रहे हो कि नहीं देख सक रहे हो। So hey guys, inform me very quickly. Good evening everyone. Good evening. Good evening Chirag. Good evening Sanjeet. Good evening guys. So let us start with the session. आज हम लोग फ्लो चार्ट भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो डेटा फ्लो डायग्राम्स है कुछ कुछ वो करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो सेक्शंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में देख लो, मैंने जो है नोट्स का लिंक ऑलरेडी डाल दिया है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले वाले क्लास का पार्ट 1 का और पार्ट 2 का दोनों का नोट्स दे दिया गया है। इनफैक्ट जितने भी मैंने ईआईएस के रिवीजन क्लासेस लिए उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने दे दिया है। सो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, मैंने नोट्स का भी लिंक डाल दिया है और जितने भी आपके क्लासेस हुए थे रिवीजन क्लासेस मिशन ईआईएस के, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। सो गाइस फटाफट ज्वाइन इन कर लो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। गुड इवनिंग सृष्टि, गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग गाइस। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन वेरी क्विकली। आ जाओ फटाफट, हम लोग जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फटाफट आ जाओ, जुड़ जाओ एंड कंफर्म मी कि मैं सेशन स्टार्ट कर सकती हूं कि नहीं। जस्ट कंफर्म करके मुझे बताओ क्या हम लोग आज का सेशन चालू कर सकते हैं कि नहीं। जस्ट कंफर्म मी एंड टेल वेदर वी शैल स्टार्ट द टुडेज सेशन और नॉट। गुड इवनिंग जितेंद्र, गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग गाइज। तो आपको मिशन ईआईएस कैसा लग रहा है? मिशन ईआईएस में आज हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं और कल मैं मेंटी क्विज लेकर आऊंगी, जिसमें अभी तक मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स के मेंटी क्विज लिए थे। अभी जो 3 चैप्टर बच गया है जिसका रिवीजन करवाया उसका मेंटी क्विज हम लोग करने वाले हैं कल, ठीक है। सो विद टुमारो हमारा पूरा मिशन ईआईएस का सीजन एंड हो जाएगा फॉर December 21 टर्म। बट दीज रिवीजन क्लासेस आर ऑल्सो इक्वली एप्लीकेबल फॉर May 22 टर्म। तो ये जो मैं रिवीजन क्लासेस ले रही हूं ये आपका December 21 टर्म के लिए तो एप्लीकेबल है ही, एज वेल एज May 22 टर्म के लिए भी एप्लीकेबल है। ऑल राइट, तो चलो अब हम लोग आज का सेशन चालू करेंगे फटाफट। आज का सेशन हम लोग आज चालू करेंगे वेरी क्विकली। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन गाइस, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। चलो फटाफट जो है हम लोग आज का सेशन चालू करते हैं वेरी क्विकली। आ जाओ, सो वेरी क्विकली ज्वाइन इन करो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। ओके, थैंक यू चिराग, थैंक यू संजीत। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑटोमेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने एक एग्जांपल दिया था एयरटेल का, ठीक है, कि किस तरह से जो एयरटेल का कस्टमर केयर है पहले कौन सा सिस्टम फॉलो करता था ट्रेडिशनल टाइम्स में और अभी कौन सा सिस्टम फॉलो करता है ना। सो दैट वाज अ मेजर डिफरेंस। ईआरपी आने की वजह से, ऑटोमेशन होने की वजह से बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुआ है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा है, कस्टमर्स का टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस हुआ है, इंप्लॉइज का टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस हुआ है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ा है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं फायदे हुए हैं ऑटोमेशन की वजह से। ऑलराइट, फिर हम लोगों ने इसका चैलेंजेस भी डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस है जहां पे ऑटोमेशन करना चाहिए। इसके अलावा मैंने ईआरएम के बारे में भी पढ़ाया था, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अपना अपना रिस्क एपेटाइट को मेजर करो, रिस्क को एनालिसिस करो, आइडेंटिफाई करो, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉलो करो, विच इंक्लूड्स आइदर यू कैन अवॉइड द रिस्क, यू कैन ट्रांसफर द रिस्क, यू कैन मीट द रिस्क, है ना, मिटिगेट कर सकते हो रिस्क को, एक्सेप्ट कर सकते हो रिस्क को अप टू एन एक्सेप्टेंस लेवल, है ना, बिकॉज ऑल द रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। देयर आर सर्टेन रिस्क इवन आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, कुछ रिस्क रह ही जाता है और उसको हम लोग रेसिडुअल रिस्क बोलते हैं। तो रिस्क को एक्सेप्ट करना, रिस्क को ट्रांसफर करना, रिस्क को रिड्यूस करना या रिस्क को होने ही नहीं देना, कंट्रोल करना। तो ये सारे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। रिस्क का पूरा फ्रेमवर्क पढ़ा था ईआरएम का और बहुत सारे कंट्रोल्स भी पढ़े थे। मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था P2P का, परचेज टू पे, है ना, जहां पे वेंडर को कैसे सप्लायर को ऑर्डर प्लेस किया जाता है। ऑलराइट, तो उसका पूरा जो मैंने स्टेटस बताया था उसमें हम लोगों ने कंट्रोल्स एंड रिस्क के बारे में भी पढ़ा था। तो आज भी हम लोग बहुत सारा
बिजनेस प्रोसेसेस पढ़ेंगे जहां पे हम लोग ये करेंगे कि अगर हम लोग उसको ऑटोमेशन कर देंगे तो क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है उस प्रोसेसेस के ऑटोमेशन में, और उसमें क्या क्या कंट्रोल्स हम लोग लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, कंट्रोल्स 3 प्रकार के होते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। कितनी बार बोलूं, पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक नहीं है भैया, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल्स। ठीक है, अब बोल रहा है किस किस लेवल्स में कंट्रोल लगाना है। अब जैसे मान लो मैंने एक टैली का सॉफ्टवेयर लगाया, या मान लो मैंने ईआरपी का ही सॉफ्टवेयर लगाया, तो जब आप ये सॉफ्टवेयर लगाते हो, मैंने आपको दिखाया था टैली का ही सॉफ्टवेयर आप पकड़ लो, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है ना, कौन कौन सा क्या होगा नहीं होगा, मॉड्यूल्स कौन सा होगा, इन्वेंट्री मॉड्यूल होगा कि एचआर मॉड्यूल होगा कि फाइनेंस मॉड्यूल होगा, सारे मॉड्यूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करना पड़ता है। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन हो गया, किसको कितना एम्प्लॉइज को एक्सेस राइट मिलेगा, उसका पासवर्ड्स आईडी मैनेजमेंट करना, सेट करना, ये सब कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आप एक सॉफ्टवेयर खरीदोगे ऑटोमेशन के लिए तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उसके बाद आप मास्टर्स क्रिएट करते हो। मैंने बताया था ना मास्टर लेजर्स क्रिएट करना पड़ता है। मास्टर लेजर्स के अंदर क्या आता है, वेंडर का अकाउंट का क्रिएशन, कस्टमर के अकाउंट का क्रिएशन, एम्प्लॉइज का पेरोल का क्रिएशन, अलग अलग जहां पे आपके गोडाउन हो उसका क्रिएशन, फिक्स्ड एसेट का, एम्प्लॉइज का, स्टॉक का, तो हो गए मास्टर लेजर। फिर उसके बाद जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होता है, ठीक है, वो भी हमें मेंटेन करना पड़ता है डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए। जैसे मैंने आपको एक एंट्री मार के दिखाया था, है ना, अलग अलग वाउचर्स होते हैं, ट्रांजैक्शन वाउचर्स, परचेज का एंट्री, जर्नल का एंट्री, रिसीट का एंट्री, कैश का एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, तो ये सब ट्रांजैक्शंस हो गए। स्टॉक ट्रांसफर का एंट्री, परचेज ऑफ गुड्स का, सेल ऑफ गुड्स का, तो ये 3 चीज होता है जब भी आप ऑटोमेशन करते हो। देख लो एक बार, मैं और एक बार आपको दिखा देती हूँ। जब भी आप ऑटोमेशन करते हो तो आप बेसिकली क्या करते हो बताओ, जब भी आप ऑटोमेशन करते हो इन दैट केस, सपोज ये रहा, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है, दैट इंक्लूड्स कॉन्फ़िगरेशन। फिर ये मास्टर्स में मैंने बताया था ना, ये अकाउंट्स, पेरोल, इन्वेंट्री, अकाउंट्स में मास्टर लेजर मैंने आपको दिखाया था, ये सब हमारे मास्टर लेजर्स है। देखो अकाउंट्स में अलग अलग डेटर्स के, क्रेडिटर्स के नाम, पार्टीज के नाम, कैश अकाउंट, तो ये सब मास्टर लेजर्स क्रिएट करना था। फिर वैसे ही देख लो, जैसे कि अगर पेरोल इन्फो का बात करूं तो वहां पे मास्टर लेजर्स क्या क्या है, देखो, पे हेड्स, एम्प्लॉइज ग्रुप, तो एम्प्लॉइज में आपको क्रिएट करना पड़ता है कौन कौन से ग्रुप्स, अकाउंट्स के, एचआर के, तो ये सब मेरा मास्टर लेजर क्रिएशन हुआ। और ट्रांजैक्शन एंट्री जो करते हो, अकाउंटिंग वाउचर्स, पेरोल वाउचर, अब अकाउंटिंग वाउचर्स में देख रहे हो पेमेंट का, रिसीट का, है ना, जर्नल का, सेल्स का, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज, तो ये सारे हो गए मेरे डे टू डे ट्रांजैक्शंस के, है ना। तो ये 3 चीज याद रखना है जब भी आप ऑटोमेशन करते हो प्रोसेसेस का, 3 चीज दिमाग में रखना है। कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है हमें, है ना, फिर उसके बाद मास्टर्स क्रिएट करना होता है, उसके बाद ट्रांजैक्शन वाउचर्स क्रिएट करना पड़ता है, ट्रांजैक्शंस करना पड़ता है बेसिकली। सो ये 3 चीज पे तो हमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो आपने ऑटोमेशन किया तो यही 3 जगह तो गलत सल होने का चांसेस है, तो यही 3 जगह में रिस्क हो सकता है। अब रिस्क क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई फॉल्ट, डिफॉल्ट सप्लायर का नाम खोल दिया, वो सप्लायर है ही नहीं बट खोल दिया उसका, तो ये रिस्क है। या फिर सप्लायर के अकाउंट में जाके अनऑथराइज्ड एक्सेस कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिया, या गलत पोस्टिंग कर दी, या सप्लायर्स का अकाउंट जो है अप टू डेट नहीं किया, ठीक है, तो ये सारे जो है डर है, रिस्क है। अब इसे कंट्रोल्स क्या होगा कि अप टू डेट चेंजेस करो, प्रोसेसिंग करो, इनवैलिड चेंजेस मत करो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करो, उतना ही एक्सेस दो जितना दरकार है, अनऑथराइज्ड एक्सेस मत करो, वैलिड एक्सेस करो, तो ये सारे कंट्रोल हो गए। तो एक तरफ आपको रिस्क लिखना है नेगेटिव चीज, और उसको आप ऑपोजिट कर देना पॉजिटिव, तो वो बन गया कंट्रोल। तो ये रट्टा नहीं मारना है। अभी हम लोग बहुत सारे प्रोसेसेस करेंगे, जैसे मैंने बोला परचेज टू पे इज वन ऑफ द प्रोसेस, O2C, ऑर्डर टू कैश साइकिल, ये भी एक प्रोसेस है। तो अलग अलग प्रोसेसेस है, ये सारे प्रोसेसेस पे क्या क्या कंट्रोल्स और क्या क्या रिस्क है, देखो ये सारे प्रोसेसेस हमारे बुक में दिया हुआ है, जिसके ऊपर हमें कंट्रोल्स के बारे में पढ़ना है और रिस्क के बारे में पढ़ना है। P2P, परचेज टू पे, O2C, ऑर्डर टू कैश, इन्वेंट्री साइकिल, फिक्स्ड एसेट, ह्यूमन रिसोर्स, जनरल लेजर, है ना। तो ये सारे जो जगह है, ये सारी जगह अगर आपने ऑटोमेशन किया है तो एग्जाम में ये आता है, मान लो आएगा परचेज टू पे साइकिल का कंट्रोल्स बताओ, रिस्क बताओ, तो कोई भी 5 कंट्रोल याद कर लो और कोई भी 5 रिस्क याद कर लो। 2 कंट्रोल्स याद कर लो ट्रांजैक्शंस का, 2 कंट्रोल याद कर लो मास्टर्स का, 2 कंट्रोल याद कर लो कॉन्फ़िगरेशन का। तो 3 जगह कंट्रोल्स लगाना है, 3 जगह रिस्क हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन में, मास्टर में, ट्रांजैक्शन में, तो 2-2 तीनों का लर्न कर लो, ठीक है। और परचेज टू पे अगर मान लो इसके ऊपर आएगा रिस्क या कंट्रोल किया, तो पहले आपको P2P का स्टेप्स डिस्कस करना होगा, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो P2P का मतलब क्या हुआ, जब आप रॉ मटेरियल्स को ऑर्डर देते हो, तो रॉ मटेरियल्स को ऑर्डर कौन देता है, एम्प्लॉय, जिसको दरकार है कोई रॉ मटेरियल का, तो एम्प्लॉय किसको परचेज रिक्विजिशन भेजकर लिखता है, ठीक है।
लिख कर भेजता है, परचेज रिक्विजिशन रेज करता है, परचेज मैनेजर को देता है, फिर परचेज मैनेजर क्या करता है, जो वेंडर है उसके संग आपका ऑर्डर प्लेस करता है ना एम्प्लॉय का, फिर ऑर्डर प्लेस करने के बाद वेंडर क्या करता है, वेंडर गुड्स भेजता है, फिर जब गुड्स आ जाता है तो आप लोग क्या करते हो, फिजिकली वेरिफिकेशन करते हो, चेक करते हो आपने जो ऑर्डर प्लेस किया और ये जो इनवॉइस है ये मैच कर रहा है कि नहीं, तो आप जीआरएन नोट रेज करते हो, गुड्स रिसीप्ट नोट, जिसमें आप लिखते हो कि एक्चुअल कितना आपने रिसीव किया है और सप्लायर ने कितना भेजा था गुड्स, ठीक है, कोई डिफेक्टिव माल आपने कुछ रिटर्न किया है ऑल। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ये सब हो जाता है, जीआरएन नंबर एंड ऑल रेज हो जाता है। इन दैट केस उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम एक्टिवेट होता है ना। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है, बिलिंग का प्रोसेसिंग करता है। बिलिंग का प्रोसेसिंग कैसे करेगा, तीन चीज को रिकंसाइल करके, परचेज ऑर्डर को रिकंसाइल करके, परचेज इनवॉइस को रिकंसाइल करके जो सप्लायर ने भेजा है गुड्स के लिए, और तीसरा क्या हो गया जीआरएन, ये तीनों को रिकंसाइल करके देखता है कि कितना अमाउंट ड्यू है सप्लायर को, फिर उसके लिए अकाउंट्स पेबल प्रिपेयर करता है और फिर फाइनली अमाउंट उसको डिस्पैच हो जाता है। तो ये परचेज टू पे का पूरा प्रोसेस स्टेप्स मैंने बताया है ना। अब ये परचेज टू पे में मैंने क्या बोला देख लो वापस से, परचेज टू पे, रॉ मटेरियल को ऑर्डर करने के लिए परचेज रिक्विजिशन नोट दिया जाता है ना, रॉ मटेरियल नोट परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर को, वेंडर से कोटेशंस मंगवाया जाता है, फिर जो बेस्ट कोटेशन आता है उसको परचेज ऑर्डर प्लेस किया जाता है, फिर गुड्स गोडाउन में आते हैं, जीआरएन नोट रेस किया जाता है ना, फिर उसके बाद परचेज इनवॉइस आता है, इनवॉइस के बेसिस पे आप तीनों चीज का रिकॉन्सिलिएशन करते हो अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये क्या हो गया, वेंडर का जो इनवॉइस आया, गुड्स रिसीप्ट नोट, और ये क्या हो गया आपका जो आपका रिक्विजिशन नोट आपने रेस किया था, तीनों को रिकंसाइल करते हो, फिर फाइनली अकाउंटिंग करते हो। तो ये हो गया प्रोसेस फ्लो। तो अब इसमें रिस्क और कंट्रोल क्या है, तो देखो मास्टर लेजर का 3 रिस्क कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन लेजर का 3 रिस्क कर लेते हैं। मास्टर लेजर में क्या रिस्क होगा, मान लो कोई फॉल्टी डिफॉल्ट जो सप्लायर अकाउंट है ही नहीं, जबरदस्ती एक सप्लायर अकाउंट खड़ा करके दिखा दिया, मास्टर लेजर को अल्टरेशन कर दिया, मान लो मिस्टर एक्स इज नॉट द सप्लायर ऑफ आवर कंपनी बट वी हैव क्रिएटेड अ डिफॉल्ट सप्लायर, ठीक है, दिखा दिया कि कंपनी उसको पैसा दे रहा है और फिर वो पैसा उसको पेमेंट भी कर दिया जबकि एक्चुअल में उससे कुछ गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ था। तो ये सब चोरी चमारी कर रहे हो, तो ये रिस्क हो सकता है ना, कोई भी एम्प्लॉइज कर सकता है जिसको एक्सेस है कंपनी के डेटाबेस में, कंपनी के ईआरपी सॉफ्टवेयर में। तो कंट्रोल्स क्या है कि वैलिड एक्सेस होना चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए टू द मास्टर डेटा। अब किसी ने इनएप्रोप्रिएट चेंजेस कर दिया तो कंट्रोल क्या बोलोगे, एप्रोप्रिएट चेंजेस। किसी ने चेंजेस करना था तो चेंजेस इनएक्यूरेट कर दिया, मान लो जो क्रेडिटर्स है उसका अकाउंट जो है, वेंडर्स जो है उसका अकाउंट में 1 लाख हमें ट्रांसफर करना चाहिए था एंट्री में, बट हमने उसको 1 लाख की जगह 1 CR दिखा दिया, तो गलत दिखा दिया ना। तो कंट्रोल्स क्या है कि प्रॉपर एंट्रीज होना चाहिए। एक तो हो गया इनकरेक्ट एंट्री कर दिया, एक हो गया अनऑथराइज्ड एक्सेस कर दिया, एक हो गया डेटा को ही चेंज कर दिया। तो ये सारे क्या हो गए, रिस्क हो गए। तो अनऑथराइज्ड चेंजेस टू द सप्लायर मास्टर डेटा, तो बोला ऑथराइज्ड चेंज करो कंट्रोल में। चेंजेस टू द मास्टर डेटा इज नॉट करेक्ट, तो बोल रहा करेक्ट चेंजेस करो। सप्लायर मास्टर डेटा अप टू डेट नहीं है तो बोल रहा अप टू डेट करो। या फिर सिस्टम का जो पासवर्ड है, समझ में आ रहा है, एक्सेस पासवर्ड एंड ऑल, उसको किसी ने हैक करके कुछ चेंजेस कर दिया या फिर डिले कर दिया प्रोसेसिंग में, ट्रांजैक्शन का अपडेशन में, सप्लायर अकाउंट को अपडेट करने में डिले कर दिया। तो ये सब चीज बोल रहा डिले नहीं होना चाहिए, सब टाइम टू टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो या फिर सप्लायर का जो मास्टर फाइल का डेटा है वो अप टू डेट नहीं है तो बोल रहा उसको अप टू डेट रखो भाई। तो एकदम ईजी है। अब ट्रांजैक्शंस में क्या बोलोगे, परचेज रिक्विजिशन, मान लो परचेज रिक्विजिशन एम्प्लॉय ने दिया बट उसको परचेज मैनेजर ने ऑथराइज नहीं किया था, लेकिन फिर भी परचेज ऑर्डर चला गया सप्लायर के पास, तो ये गलती हो सकती है, तो ट्रांजैक्शन रिस्क हुआ। सो इसका मतलब क्या हो गया, अनऑथराइज्ड परचेज रिक्विजिशंस आर ऑर्डर, है ना। या फिर परचेज ऑर्डर को करेक्टली सिस्टम में एंटर नहीं किया, या गुड्स रिसीव्ड नो को करेक्टली रेज नहीं किया, या फिर गलत अमाउंट ऑफ गुड्स एंड रिसीव रिकॉर्ड कर दिया, अकाउंट्स पेबल ठीक से जनरेट नहीं किया, क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट ठीक से नहीं किया, रीपेमेंट जो होता है सप्लायर्स को पेमेंट ठीक से नहीं किया, डिसबर्समेंट जितना भी हुआ सप्लायर को उसका करेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं किया, या गलत पीरियड में रिकॉर्डिंग कर दिया, या गलत सप्लायर के अकाउंट को पेमेंट कर दिया। तो ये सारे मैंने 10 से 12 आपको ट्रांजैक्शन रिस्क बताए। तो कंट्रोल में क्या लिखोगे कि ध्यान से करो, गलत मत करो, इसको अपोजिट कर देना। सो दिस कंप्लीट्स योर P2P, वेरी इजी, कुछ था ही नहीं। अब नेक्स्ट देखो प्रोसेस हम लोग करेंगे O2C। O2C क्या हो गया, ऑर्डर टू कैश ट्रांजैक्शन। तो यहां पे बात किया जा रहा है कि उसके ऊपर में P2P में हमने सप्लायर के संग ऑर्डर प्लेस किया था, O2C में कस्टमर आपके संग ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ऑर्डर टू कैश, और आपको फिर कैश रिसीव हो रहा है ना, जब कस्टमर आपका फाइनल रीपेमेंट कर देगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर टू कैश। तो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, फिर आप ऑर्डर को फुलफिल करोगे, है ना। डिलीवरी नोट, जैसे वहां GRN नोट होता है, जब आप कस्टमर्स को गुड्स भेजते हो तो आप डिलीवरी नोट भेजते हो, डिलीवरी नोट डिलीवरी चलान साइन करवाते हो अपने कस्टमर से, विच विल एक्ट एज अ प्रूफ कि कस्टमर को माल डिलीवर हो गया है। फिर इनवॉइसेस रेज करते हो, कलेक्शन करते हो, उसका अकाउंटिंग करते हो। तो ये चीज हुआ ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही मास्टर और ट्रांजैक्शन दो जगह आपका चेंजेस हो सकता है। तो मास्टर में क्या किया, वही
वहां पे वेंडर का मास्टर डेटा का चेंजेस का बात करते हैं, कस्टमर का मास्टर डेटा का चेंजेस बात करेंगे। इनवैलिड चेंज हो गया कस्टमर के मास्टर फाइल में, तो बोल रहा है वैलिड चेंजेस करो। या फिर जितना भी वैलिड चेंजेस हुआ है ना वो अप टू डेट नहीं है, दे आर नॉट अप टू डेट, प्रोसेसिंग नहीं हुआ अभी तक उसका, तो उसको बोल रहे अप टू डेट रख के रखो। या फिर चेंजेस जो किया है मास्टर डेटा में कस्टमर का, दे आर इनएक्यूरेट, तो बोल रहे एक्यूरेट चेंजेस करो। ठीक है, फिर उसके बाद वैसे ही आप ट्रांजैक्शंस को लेकर बोल देना, गलत अमाउंट प्रोसेस हो गया, ऑर्डर्स एंड कैंसिलेशंस को आपने ठीक से इनपुट नहीं किया एक्यूरेटली, समझ में आ रहा है। या फिर आपने डिलीवरी नोट को ठीक से रेज नहीं किया, इनवैलिड एंड अनऑथराइज्ड ऑर्डर्स एंड इनपुट्स आर प्रोसेस्ड, समझ में आ रहा है। या इनवॉइसेस को ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट नोट को ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया, गुड्स आर शिप्ड, गुड्स भेज दिया लेकिन उसका अकाउंटिंग नहीं किया, दे आर नॉट इनवॉइस, उसके लिए इनवॉइस रेज नहीं किया। या फिर इनवॉइस रेज कर दिया गलत शिपमेंट के लिए, या इनवॉइस को रॉन्ग पीरियड में डाल दिया, या इनवॉइस को गलत कस्टमर के नाम पे रेज कर दिया, या कैश रिसिप्ट को रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड नहीं किया, तो कुछ भी लिख सकते हो भाई। जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस का डर होता है, रिस्क होता है, तो कंट्रोल्स में क्या लिखोगे, इसको अपोजिट की, इसको अच्छे से करना सब। सो O2C इज वेरी इजी, डन। वैसे ही अब मेरा इन्वेंट्री साइकिल है, इन्वेंट्री साइकिल का मतलब क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स को ऑर्डर करना, फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसको इशू करना, until the moment it gets converted into finished goods and the finished goods are final delivered to the customer's place। तो ये हो गया इन्वेंट्री साइकिल। ठीक है, तो इन्वेंट्री साइकिल में भी तीन चीज हो गया, ऑर्डरिंग फेज, प्रोडक्शन फेज एंड फिनिश्ड गुड्स एंड डिलीवरी फेज। तो यहाँ रिस्क और कंट्रोल क्या भाई, इन्वेंट्री का जो मास्टर फाइल है, मान लो इन्वेंट्री का मास्टर फाइल क्या, गोडाउन का नेम है अलग अलग, स्टॉक आइटम्स अलग अलग, उसमें चेंजेस कर दिया, या फिर अनऑथराइज एक्सेस कर दिया, या जो डेटा चेंजेस किया दे आर नॉट एक्यूरेट, दे आर इनएक्यूरेट। हर जगह तो एक ही चीज बोल रहा है, अनऑथराइज एक्सेस, इनएक्यूरेट डेटा, या फिर आपका बोल रहा है कि अप टू डेट नहीं है। ये तीन चीज तो आपको याद हो ही गया है ना। फिर उसके बाद रिस्क डे टू डे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्या है कि मे बी इन्वेंट्री का जो क्वांटिटी है वो गलत दिखा दिया, या प्राइस गलत दिखा दिया, या रॉ मटेरियल्स रिसीव हुआ है गोडाउन में लेकिन उसका एंट्री नहीं किया, समझ में आए। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू, उसका एंट्री नहीं किया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं किया, फिनिश गुड्स कोई कस्टमर ने रिटर्न बैक किया उसका ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं किया, शिपमेंट को ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं किया, एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो कुछ भी लिख देना मन से, सब रट्टा नहीं मारना, कॉमन सेंस है। रिस्क अपने मर्जी से लिखना और कंट्रोल उसको अपोजिट लिख देना। तो ये हो गया मेरा इन्वेंट्री साइकिल। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स में क्या करते हो, ह्यूमन रिसोर्स में बेसिकली टॉकिंग अबाउट पेरोल, वहां पे पेरोल आता है, अलग अलग इंप्लॉइज का हेड क्रिएट करना पड़ता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, रिक्रूटमेंट, फिर इंप्लॉइज का ओरिएंटेशन करना पड़ता है ना। फिर उसके बाद क्या करते हो, उनका डेवलपमेंट करते हो, करियर डेवलपमेंट, सैलरी, बोनस, ट्रेनिंग, जॉब सिक्योरिटी, टर्मिनेशन और ट्रांजिशन, या तो जॉब रोटेशन या तो टर्मिनेशन। ये 4 स्टेप होते हैं इंप्लॉइज के लाइफ में। तो अब बोल रहा है इसके लिए क्या क्या करना होगा, तो इसके लिए बोल रहा है सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई बंदा, कोई इंप्लॉय आपका ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ चुका है, तो जो एक्सेस रिलेटेड होता है ना, मतलब जो एक्सेस राइट्स होता है उसको जब मैनेज करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है, अगर कोई इंप्लॉय टर्मिनेट कर दिया गया है तो उसका जो एक्सेस राइट है उसको सिस्टम से डिलीट करो, नहीं तो वो अभी भी एक्सेस करेगा आपके सिस्टम को। और अगर कोई नया इंप्लॉय आया है तो आप ये मेक श्योर करो कि आपने उसको सिस्टम में एक्सेस दिया है, और एक्सेस में एक्सेस नहीं दिया, जितना चाहिए उतना नीड टू नो एंड नीड टू यूज बेसिस में एक्सेस दिया है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का रिस्क हो गया और उसका कंट्रोल। रिस्क और मास्टर से रिलेटेड क्या होगा, ये जो पेरोल मास्टर फाइल है उसमें कोई इनएक्यूरेट चेंजेस तो नहीं होगा, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हो गया, टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज को कहीं आप अभी भी पेरोल में रख के रखे हो, अभी भी उसको सैलरी जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, या फिर कोई नया एम्प्लॉइज ऐड हुआ है उसको अभी भी आप पेरोल में ऐड नहीं किए हो, या पेरोल के मास्टर फाइल में इनवैलिड चेंजेस कर दिए, या जो चेंजेस किए वो इनकरेक्ट है, या फिर ठीक से अभी तक अप टू डेट नहीं है ना, वही तो सेम चीज आ रहा है, समझ में आ रहा है। या पेमेंट जो है सैलरी किसी और को गलती से गलत चला गया, तो वही सेम चीज घुमा फिरा के। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, वेरी इजी। तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, यही 5 स्टेप होता है। एसेट को आप खरीदते हो, रजिस्टर करते हो ना, उसका मास्टर लेजर क्रिएट करते हो, ऐड करते हो एसेट में, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करते हो। एडजस्टमेंट का मतलब बोले तो क्या हुआ, एडजस्टमेंट मतलब डेप्रिसिएशन एंड ऑल करना, रिवैल्यूएशन करना, रिपेयर करना, ये सब हो गया एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। ट्रांसफर मतलब मे बी आप अपना एसेट को कोई दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, कोई रिपोर्टिंग एंटिटी में या कोई डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए, उसको बोलते हैं ट्रांसफरिंग द एसेट। एंड फाइनली एसेट का एक्चुअल डेप्रिसिएशन करते हो, और फिर जब पूरा एसेट का स्क्रैप वैल्यू बचने लग जाता है तब उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हो, सेल ऑफ कर देते हो। सो दैट लास्ट स्टेप इज कॉल्ड डिस्पोजिंग द एसेट। तो अब इसमें भी मास्टर और ट्रांजैक्शंस में क्या क्या रिस्क और क्या क्या कंट्रोल होगा। मास्टर में वही सेम चीज कि कहीं गलती से फिक्स एसेट का मास्टर लेजर में कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस तो कोई बंदे ने नहीं कर लिया, तो मेक श्योर करो ऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है। कोई इनवैलिड चेंजेस तो नहीं कर दिया, तो मेक श्योर करो वैलिड चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अप टू डेट है कि नहीं अभी तक सारे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, तो अगर अप टू डेट नहीं है तो उसको अप टू डेट रखो। समझ में आ रहा है, एक्सेस उतने ही जन को दो जितना दरकार है, नीड टू नो, नीड टू यूज बेसिस में, सेम चीज। और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट गलत तो चार्ज नहीं कर दिया,
WDV की जगह स्ट्रेट लाइन तो नहीं चार्ज कर दिया, गलत पीरियड में तो नहीं कर दिया, समझ में आ रहा है, गलत असेट में तो डेप्रिशिएशन नहीं कर दिया, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट को ठीक से रिकॉर्ड किया है कि नहीं, फिक्स्ड असेट का ट्रांसफर को ठीक से रिकॉर्ड किया है कि नहीं, फिक्स्ड असेट का रिपेयर्स को ठीक से रिकॉर्ड किया है कि नहीं। तो वही सेम चीज, ठीक है, कॉमन सेंस। तो ये रिस्क में लिख देना रिकॉर्ड नहीं किया, और कंट्रोल में लिख देना कि ठीक से करना है। क्लियर? तो ये हो गया फिक्स्ड असेट। अब बचा मेरा जनरल लेजर। जनरल लेजर इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट जो हम लोग डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, सिस्टम में उसको एंटर करते हैं वाउचर से देकर ट्रांजैक्शन एंट्री, फिर उसके बाद रिव्यू करते हैं वो ट्रांजैक्शन सही हुआ है कि नहीं, मैचिंग करते हैं, अप्रूविंग करते हैं ट्रांजैक्शंस का, फिर पोस्टिंग करते हैं उसको, और पोस्टिंग करने के बाद लेजर में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है, उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करते हैं, अलग अलग पीएल को जनरेट करना, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे का मतलब क्या हो गया, वी आर जनरेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो अब इसमें भी बोल रहा है क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या कंट्रोल हो सकता है। तो रिस्क में क्या होगा भाई, अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं कर लिया, या अनऑथराइज्ड जनरल एंट्रीज तो नहीं पास कर दी, अनऑथराइज्ड अप्रूवल तो नहीं कर दिया, नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज आर नॉट ट्रैक्ड, आर इनएप्रोप्रिएट, समझ में आ रहा है। फिर यही सब हो गया, इसमें एकदम इजी है, तो ये सब घुमा फिरा के लिख देना। या फिर जो मैपिंग्स होता है अकाउंट का, दे आर नॉट अप टू डेटेड, अकाउंट मैपिंग्स आर नॉट अप टू डेटेड। फिर वैसे ही मास्टर लेजर, ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो गया, मास्टर में आप अपने आप लिख लेना। जनरल लेजर का जो बैलेंसेस है उसको रिकंसाइल किया कि नहीं किया, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस को रिकंसाइल किया कि नहीं, अगर सस्पेंस अकाउंट है। फिर उसका जो बजटेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर किया कि नहीं, क्लोजिंग एंट्री ठीक से पास की कि नहीं की। सो ये सब हो गए रिस्क और कंट्रोल। तो इतने सारे प्रोसेस बताए, कॉमन चीज आप हर जगह याद रख लो, इनएक्यूरेट चेंजेस, या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस, या फिर अप टू डेट हुआ है कि नहीं। तो ये कॉमन चीज याद रख लो, एक ही चीज को रिपीट करना है बार बार, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज का प्रोसेस के बारे में बात हो रहा है। परचेज टू पे कि ऑर्डर टू कैश का बात हो रहा है, कि फिक्स्ड असेट का बात हो रहा है, कि एम्प्लॉइज का बात हो रहा है, एम्प्लॉइज में पेरोल एंड ऑल का बात होगा, कि जनरल लेजर का बात हो रहा है। तो एकदम ईजी है। सो दिस कंप्लीट्स योर डिफरेंट ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, जिसका हमने प्रोसेस फ्लो पढ़ा और उससे रिस्क किया और उससे कंट्रोल्स किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया, लर्न एनी 5 कंट्रोल एंड रिस्क ऑफ ईच मींस मास्टर, कॉन्फ़िगरेशन एंड योर ट्रांजैक्शंस। बट कॉन्फ़िगरेशन का तो दिया ही नहीं है, खाली एक ही जगह दिया है, ठीक है, फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट मैट 2 जगह दी है। क्लियर है? अब आओ हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के बारे में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्लो चार्ट। मैंने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए आपको फ्लो चार्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, कर लेना अपने आप से। सारे क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिस कराऊंगी, हाँ, बट मैं आपको बेसिक्स बता दूंगी, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है। फ्लो चार्ट इज नथिंग बट अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या चीज का, ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। मान लो एक बिजनेस का प्रोसेस है, ठीक है, तो बिजनेस का प्रोसेस का फ्लो कैसा होगा, तो उसके लिए आपने एक डायग्राम बनाया, जिसके बाद प्रोग्राम्स बनता है, जिसके बाद कोडिंग्स लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होता है, कोड्स लगाकर हम लोग उसको प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में। सो इट इज बेसिकली अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमरस स्टेप्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस। एक प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स को जब आप डायग्रामेटिकली पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। तो अब जैसे प्रोसेस का मतलब क्या होता है आपको पता है, इनपुट डालते हो, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट निकल कर आता है। तो ये इनपुट और आउटपुट के प्रोसेस को सिंबल्स के जरिए हमने दिखाया है इन अ डायग्रामेटिक फॉर्मेट, ठीक है। इसको मैपिंग किया हम लोगों ने एक डायग्राम के फॉर्म में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। इनफैक्ट जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं ना, उन लोग भी फ्लो चार्ट के बाद ही प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, ठीक है, उसको कोड्स में कन्वर्ट करते हैं। पहले उन्हें एक नॉर्मल प्रोसेस के फ्लो का सिंपल डायग्राम चाहिए, उसके बाद उन लोग उसको कंप्यूटर कोड्स में कन्वर्ट करके प्रोग्रामिंग एंड ऑल करते हैं। इनफैक्ट जो प्रोग्राम में बग्स एंड ऑल होता है वो भी लोग कैसे फिक्स करते हैं, फ्लो चार्ट को ही देखकर, क्योंकि फ्लो चार्ट में क्लियर पिक्चर होता है कि एक प्रोसेस के फ्लो का स्टेप्स क्या क्या होगा। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्ट में क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं और हर एक सिंबल्स का मतलब क्या है। तो कोई भी एक प्रोसेस को आप स्टार्ट करोगे तो अलग अलग स्टेप्स होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टार्ट। तो स्टार्ट को हम लोग ओवल बॉक्स से डिनोट करते हैं। स्टार्ट को किससे इंडिकेट करते हैं, ओवल बॉक्स। तो आप देख रहे हो स्टार्ट इज इंडिकेटेड बाय एन ओवल बॉक्स। फिर जैसे ही स्टार्ट लिखते हो उसके नीचे आप क्या करते हो, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, CAWL लिखते हो, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। मतलब कि अगर इसके पहले कोई प्रोग्राम या प्रोसेस रन कर रहा था तो गलती से उसका डेटा इसमें नहीं आ जाए, रह नहीं जाए, इसलिए हम लोग क्लियर कर देते हैं मेमोरी को, CAWL, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। CAWL का फुल फॉर्म क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं जहां पे हम लोग डेटा को रीड करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे रीड किया, रीड सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो सेल्स वैल्यू इज गिवन इन द सम या गिवन इन योर फीडेड डेटाबेस से आप कंप्यूटर चेक करेगा सेल्स वैल्यू का फिगर। तो सेल्स वैल्यू आपके डेटाबेस में है तो हम लोग उसको रीड करेंगे पैरेललोग्राम। तो बेसिकली जो डेटा को रीड करना होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्रोसेस करना रहता है, 2 बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोसेस बॉक्स और एक डिसीजन बॉक्स।
प्रोसेस बॉक्स को हम लोग रेक्टेंगल से इंडिकेट करते हैं, डिसीजन बॉक्स को हम लोग डायमंड से इंडिकेट करते हैं। तो जब प्रोसेसिंग करना होगा, यहाँ पे जैसे सेल्स वैल्यू रीड किया, ठीक है, तो सेल्स वैल्यू रीड करने के बाद डिस्काउंट का फिगर निकाला जाएगा। डिस्काउंट इज 10% ऑफ द सेल्स वैल्यू। तो यहाँ प्रोसेसिंग का परफॉर्म हो रहा है, यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको एक रेक्टेंगल से डिनोट किया। प्रोसेस कैन बी एनीथिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। फिर फाइनली डिसीजन बॉक्स कैसे होता है, डायमंड की तरह। वहां चेकिंग करते हैं कि अगर सेल्स वैल्यू का फिगर 10,000 से ज्यादा है, यस, तो फिर उसके बाद डिस्काउंट इतना होगा, डिस्काउंट कंप्यूटेशन करेंगे इसमें। तो ये अगेन क्या बन गया, एक प्रोसेस बॉक्स बन गया। सो ये जो डायमंड बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स है, उसके बाद ये हो गया प्रोसेस बॉक्स। अगर नहीं तो नो, फिर वापस एक प्रोसेस बॉक्स बनेगा, तब क्या कंप्यूटेशन होगा। क्लियर है। फिर फाइनली आपका जब सारा कैलकुलेशंस हो गया तो हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं फाइनल आंसर के आने के बाद। सो दैट इज कॉल्ड प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट हम लोग इससे डिनोट करते हैं, समझ में। दिस इज अ सिंबल फॉर प्रिंटिंग अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच इज डिनोटेड बाय दिस पर्टिकुलर सिंबल। एंड फिर फाइनली हम लोग एंड का बटन अगेन ओवल शेप से डिनोट करते हैं। तो वापस से एक बार सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्रोसेस बॉक्स कौन सा होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। डेटा बॉक्स कौन सा होता है, पैरेललोग्राम। डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, ऐसा, ठीक है। फिर स्टार्ट एंड कैसा होता है, ओवल। डिसीजन बॉक्स कौन सा होता है, डायमंड। तो सबसे पहले प्रोसेस का आप अगर एक्टिविटीज लिख रहे हो, स्टेप्स लिख रहे हो, सबसे पहले स्टार्ट करोगे ओवल के साथ। फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ, CAWL, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। फिर अगर डेटा रीड करना है तो पैरेललोग्राम में डेटा को रीड करोगे, फिर प्रोसेस का परफॉर्मेंस करोगे, उसके बाद डिसीजन बॉक्स अगर कुछ है तो डिसीजन चेक करोगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर फाइनली आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड प्रिंट व्हाटएवर योर रिजल्ट्स आर, एंड फाइनली एंड। क्लियर है। तो अगर ये स्टेप आपको याद हो गया, ये मैंने एकदम बेसिक स्टेप बताया, ये स्टेप अगर आपको याद हो गया तो आप कोई भी फ्लोचार्ट एग्जाम में आसानी से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है एक एग्जांपल कि मान लो हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर सेल्स वैल्यू, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर उसका सेल्स वैल्यू 10,000 से ज्यादा है तो 20% का डिस्काउंट, अगर सेल्स वैल्यू अप टू 10,000 है तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और प्रिंट करना है डिस्काउंट के वैल्यू को और रीड करना है सेल्स के वैल्यू को। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टार्ट, फिर क्या करेंगे, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेल्स वैल्यू को रीड करना है, और इनिशियली डिस्काउंट का वैल्यू मैंने 0 सेट कर दिया, तो डिस्काउंट 0 एंड रीड सेल्स वैल्यू। अब आप चेकिंग करोगे क्योंकि आपको डिस्काउंट प्रिंट करना है, तो डिस्काउंट कैसे आप निकालोगे, सेल्स वैल्यू रीड करके। तो आप चेक करोगे डिसीजन बॉक्स में कि आपका सेल्स वैल्यू का फिगर क्या है। इफ सेल्स वैल्यू इज अप टू 10,000, अगर आंसर इज यस, तब डिस्काउंट 10% लगना है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 0.10% ऑफ द सेल्स वैल्यू। लेकिन अगर नहीं है तब 20%, यानी उससे ऊपर है, यानी क्या लगेगा फिर 20%। डिस्काउंट का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 20% ऑफ द सेल्स वैल्यू। तो मैंने लिखा 0.20 मल्टीप्लाइड बाय सेल्स वैल्यू, है ना। फिर वंस द डिस्काउंट इज बीइंग डन, आप प्रिंट कर दोगे डिस्काउंट के वैल्यू को, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दिया। और ये जो प्रिंट किया डिस्काउंट को, ये कहां से आया, इस वाले पर्टिकुलर प्रोसेस से आंसर आ रहा है और ऊपर वाले से आ रहा है, तो दोनों में इस लूप को कनेक्ट कर दोगे और फिर डिस्काउंट प्रिंट किया एंड फाइनली ओवल बटन एंड। तो बताओ समझ में आया ये फ्लो चार्ट, कम ऑन टेल मी, ये फ्लो चार्ट समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, फटाफट बताओ। दिस फ्लो चार्ट इज इजी और डिफिकल्ट, फ्लो चार्ट समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताओ फटाफट। इजी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो फ्लो चार्ट के लिए बोल रहा है, ये और एक फ्लो चार्ट दिया हुआ, आप एक बार रीड कर लेना खुद से। एडवांटेजेस क्या है फ्लो चार्ट का, ठीक है, ये थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजी है। फ्लो चार्ट अगर बना के रखोगे तो आपको इजी रहेगा ना रिलेशनशिप समझने में, समझ में आ रहा है। हर एक स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, क्या प्रोसेस का सीक्वेंस है, रिलेशनशिप समझ पाओगे। फिर मैंने बोला जो बड़े बड़े प्रोग्रामर होते हैं, सिस्टम डिजाइनर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो बेसिकली कोड, ये जो प्रोग्राम्स है कैसे बनाते हैं, ये सिंपल स्टेप्स को तो कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले उन्हें फ्लो चार्ट चाहिए कोड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो कोडिंग में काम आता है फ्लो चार्ट। कम्युनिकेशन में किसी को समझाना है कि एक प्रोसेस फ्लो कैसे है, तो कम्युनिकेशन में। फिर मैंने बोला बग्स को फिक्स करने में, अगर कोई प्रोसेस ठीक से चल नहीं रहा, ऑटोमेशन आपने कर दिया है, तो आप फ्लो चार्ट देखोगे कि फ्लो चार्ट में कहां प्रॉब्लम है, फिर आप प्रोग्राम को फिक्स करोगे, तो एरर्स के रिमूवल के लिए, प्रोग्राम का डीबगिंग के लिए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि एक पूरा प्रोसेस फ्लो जिसका आपने ऑटोमेशन किया, उसका ऑलरेडी मैंने एक डॉक्यूमेंटेड सुंदर सा डायग्राम बना रखा है जहां पे मैं समझ सकूंगी, ठीक है। और इससे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एस्टैब्लिश हो जाएगा कि कौन से स्टेप का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कंट्रोल्स हो पाएगा कि पूरा ठीक से हो रहा है कि नहीं, एनालिसिस कर पाओगे। तो एडवांटेजेस एकदम इजी है, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कोडिंग। तो आप देख रहे हो इतना इजी है, सी से ही सारे पॉइंट्स है, कम्युनिकेशन, कोडिंग, फिर डी डॉक्यूमेंटेशन, रिलेशनशिप समझ पाओगे, कंट्रोल्स, एनालिसिस कर पाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिश कर पाओगे, डीबगिंग कर पाओगे, व्हिच मींस फिक्सेशन ऑफ प्रोग्राम एरर्स।
अब इसमें चैलेंजेस क्या बोल रहा है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ दिस फ्लो चार्ट। ये कोई सिंपल काम नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स लॉजिक, इसको ड्राफ्ट करना सिंपल नहीं है। और फिर उसके बाद मान लो ना मैंने आपको फ्लोचार्ट ड्राफ्ट करके दे दिया, अब वापस से ऐसी किसी और बंदे को इसको कॉपी करना है तो बहुत दिक्कत होगा इसको कॉपी करने में, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एन इजी टास्क। तो इसका रिप्रोडक्शन करना, या मान लो इसको मुझे कंप्यूटर में कॉपी करना है, इसका सॉफ्ट कॉपी रेडी करना है, तो कंप्यूटर में ये सारे प्रोसेस फ्लो बनाना, चार्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा इसका रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद एक बार बन गया तो इसमें मॉडिफिकेशन करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा, समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद लिंक कंडीशन एंड एक्शन, सबको लिंक करने से वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, और हर एक प्रोसेस के लिए आपको पता है अलग फ्लोचार्ट होता है, कोई एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है, हर एक प्रोसेस के लिए अलग फ्लोचार्ट। तो अब बोले स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है, पहले आप ये देखो कि आपको किसके लिए फ्लोचार्ट करना है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस, फिर उस प्रोसेस में क्या क्या इनपुट्स लगेगा, एक रफ डायग्राम बनाओ, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, हर एक पर्सन कौन कौन सा बंदा किस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आइडेंटिफाई करो, प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करो, कहां से चालू होगा, क्या कस्टमर जब एंट्री करेगा ऑर्डर प्लेस करेगा वहां से चालू होगा, कि गोडाउन में माल आएगा मैन्युफैक्चरिंग केस में रॉ मटेरियल आएगा तब से चालू होगा ये वाला प्रोसेस फ्लो, या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन से चालू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग स्टेप्स आइडेंटिफाई करो, फिर अलग अलग सिंबल्स का यूज होगा, है ना, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशन, एंड फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच स्टेप। तो ये एक बार बस रीड कर लेना, चांसेस आर वेरी लो कि ये क्वेश्चन आएंगे, बट फिर भी एक बार रीड करके छोड़ देना, अगर आ गया तो आप प्रिपेयर्ड हो। क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद मैं आपको एक फ्लो चार्ट, तो ये फ्लो चार्ट ओवर हो गया हमारा, इसके बाद मैं आपको एक और फ्लो चार्ट डिस्कस करवाना चाहूंगी। ये मैंने बोला पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपको दिया प्रैक्टिस पर्पस के लिए, तो एक फ्लो चार्ट अभी हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग आउट द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। तो बताओ अगर आपने मेरे संग फ्लो चार्ट सीख लिया तो पहला स्टेप क्या होता है। मैम पहला स्टेप तो एकदम सिंपल है, आपने बोल दिया था स्टार्ट करना होता है एक ओवल साइन बनाकर, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर मैम उसके बाद क्या करते हैं, कोई पुराना प्रोग्राम का कुछ डेटा नहीं रह जाए जिससे हमारे अभी करंट के प्रोग्राम में प्रॉब्लम ना आए, डिफिकल्टी नहीं आए, तो इसके लिए मैम हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं और वहां सिंपली लिख देते हैं CAWL। CAWL क्या हो गया बोले तो आप एग्जाम में पूरा लिख देना, या शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो नीचे जाके फुल फॉर्म लिख देना। CAWL का फुल फॉर्म क्या है, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस। ये हो गया हमारा। अच्छा पहला ऑड नंबर कौन सा होता है, ऑड नंबर आपको समझ में आता है ना, व्हाट इज एन ऑड नंबर, जो 2 से नहीं कटता, 1 3 5 7, तो ऐसे करके 100 ऑड नंबर तक का सम निकालना है। तो जो सबसे 100th ऑड नंबर कौन सा होने वाला है, गेस करो। 199 विल बी द लास्ट ऑड नंबर। फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स में पहला ऑड नंबर 1 होगा, तो लास्ट ऑड नंबर होगा वो 199 होगा, है ना। तो पहला ऑड नंबर को आपको सेट करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके सिस्टम में नहीं है, तो आपने उसका वैल्यू लिख दिया, या तो आप लिखते हो रीड करो वैल्यू को, अगर सिस्टम में नहीं है तो आपको खुद को सेट करना पड़ता है उसका वैल्यू, है ना। तो यानी पहला ऑड नंबर आपने सेट कर दिया, ए का वैल्यू ए में रख लिया, फर्स्ट ऑड नंबर का वैल्यू क्या लिख दिया 1। क्लियर है। अब हमें तो ऑड नंबर का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो अब जैसे जैसे ये ऑड नंबर 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 होगा, तो ये ऐड करते जाना है ना, 1 + 3 + 5, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें प्रोसेस बॉक्स बनाना पड़ेगा जहां पे हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे ऑड नंबर्स का। तो अब सम को ए में आप ऑड नंबर का वैल्यू स्टोर करो, तो सम को स्टोर करने के लिए और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लो मैंने बी ले लिया, है ना, बी में सम स्टोर होगा, तो बी का वैल्यू मैंने इनिशियली 0 रखा, तो अगर पहला वैल्यू 0 है तो सम क्या हो जाएगा, अगर पहला ऑड नंबर का ही सिर्फ सम निकालोगे तो 0 + 1 b + 1 यानी क्या हो गया 1। फिर अब जब ये ऑड नंबर चेंज होकर 3 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना, 1 ऑलरेडी था तो 1 प्लस क्या हो जाएगा मुझे बताओ 3, ठीक है। सॉरी ये b + a होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, b + a वही। तो अब क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑड नंबर मान लो ये 3 है, तो ऑलरेडी b का वैल्यू 1 हो चुका था फर्स्ट प्रोसेस के बाद, तो अब 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके सम निकलते जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक। तो ये प्रोसेस का फ्लो कब तक चलेगा, ये प्रोसेस का फ्लो कब तक चलेगा, जब तक टोटल 100 ऑड नंबर से हम लोग रीच ना कर जाए। और 100th ऑड नंबर का वैल्यू बताओगे क्या होगा, 100th ऑड नंबर का जो सेंचुरी वाला ऑड नंबर है, ठीक है, 100th ऑड नंबर, उसका वैल्यू क्या होगा 199। तो अब डिसीजन बॉक्स आएगा, आप चेक करोगे कि क्या ए का वैल्यू इज ए, क्या ए का वैल्यू 199 रीच हो चुका है, क्या ए का वैल्यू 199 रीच हो चुका है ना। ये आपको डिसीजन चेक करना पड़ेगा। अगर रीच हो चुका है, हाँ आंसर इज यस, तब तो आपको क्या कर देना है, सम को प्रिंट कर देना। सम का वैल्यू आपने कहां स्टोर किया, बी में, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए मैंने बोला था ये वाला साइन, तो आप क्या लिख दोगे, प्रिंट कर दो, है ना। लेकिन अगर ये नहीं हुआ है, नो, ठीक है, द आंसर इज नो, अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, ए का वैल्यू बढ़ा देना है ना, किससे, 2 से, a = a + 2। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1 के बाद क्या आएगा 3, तो 1 के बाद 3 कैसे है 1 + 2 करके, है ना। फिर वैसे 3 के बाद 3 + 2,
समझ में आ रहा है। और फिर ये जो 1 + a+2 आपने किया, यानी a का वैल्यू वापस से रीसेट हो गया, a का वैल्यू रीसेट हो गया, 1 के बाद a का वैल्यू क्या चला गया 3, अब 3 हो गया तो यहाँ पे सम चेंज हो जाएगा, फिर वैसे ही जब 5 होगा फिर अगेन सम चेंज होगा, इस तरह करके सम कंप्यूट होते जाएगा और फाइनली हम लोग डॉक्यूमेंट बी को प्रिंट कर देंगे। और फिर फाइनली प्रिंट करने के बाद आपको पता है प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो हम लोग क्या कर देंगे, एंड। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला 100 ऑड नंबर का क्या निकाल लिया, सम। तो एक फ्लोचार्ट मैंने आपको बता दिया, बाकी फ्लोचार्ट आप खुद से प्रैक्टिस करना, बट मैंने मेन क्लासेस में मेरे सारे फ्लोचार्ट आपको एक एक करके करवाए थे, जो मैंने मेरा प्रैक्टिस पेपर आपको दिया है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, इसमें से एक फ्लोचार्ट ऑलरेडी सॉल्व भी, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो ये मेरा पूरा फ्लोचार्ट का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप घर पर आराम से सॉल्व कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं, चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ फ्लोचार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चैट बॉक्स में फटाफट लिखकर बताओ फ्लोचार्ट क्लियर और नॉट क्लियर, फ्लोचार्ट क्लियर और नॉट क्लियर, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ फ्लोचार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इजी है कि नहीं बताओ। बहुत सारे बच्चे डर लग रहा था, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। और इसके अलावा मैं बोलूंगी एक क्वेश्चन जो सॉल्व है ना मेरा फ्लोचार्ट का, यहाँ मैंने सॉल्व करके दिया, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये ऑलरेडी सॉल्व है, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये खुद से कर लेना। और कितनी बार फ्लोचार्ट का स्टेप्स दिया हुआ रहता है, उससे हमें क्वेश्चंस निकालना होता है, या फिर लूप का आंसर निकालना होता है, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व है, तो वो भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो मैंने जो प्रैक्टिस के लिए दिया उससे ज्यादा आपको करना ही नहीं है, इसी में से आएगा अगर आएगा तो। क्लियर है, वेरी इजी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग डेटा रीड करते हैं, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस के बाद डेटा रीड करते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के बाद डिसीजन बॉक्स आता है, डिसीजन बॉक्स के बाद हम लोग फिर उसके बाद फाइनली वापस से प्रोसेस बॉक्स लगाते हैं, फिर फाइनली एंड कर देते हैं डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के पहले, बाद एंड के पहले डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स प्रोसेस बॉक्स होता है, डायमंड वाला बॉक्स कौन सा होता है मुझे बताओ, डिसीजन बॉक्स, स्टार्ट और एंड ओवल बॉक्स, ठीक है। क्लियर है यहां तक, सो वेरी इजी, ऑल राइट। सो आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग द क्लासेस। लाइक बटन हिट नहीं किया तो लाइक बटन हिट कर दो फटाफट। अब आ जाओ डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम्स। डेटा फ्लो डायग्राम्स बेसिकली आप जानते हो क्या है। डेटा फ्लो डायग्राम कुछ नहीं है, कोई भी एक प्रोसेस का फ्लो बताया, जो स्टेप्स बताए उसको डायग्रामेटिकली बताया है, तो उसी को बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। सो बेसिकली डेटा फ्लो डायग्राम आपका क्या, ध्यान से सुनना, डेटा फ्लो डायग्राम इज अगेन अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स और एक्टिविटीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस। एक प्रोसेस को जब आप क्या करो, डेटा फ्लो डायग्राम के जरिए बता रहे हो, डायग्राम के जरिए अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं यहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। सो दे आर यूजिंग सिंबल टू इंडिकेट डेटा का फ्लो, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी जगह में भी डेटा का फ्लो हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक या कस्टमर से ऑर्गेनाइजेशन तक। तो ये जो डेटा का फ्लो हो रहा है किस स्टेप्स में, किस प्रोसेस फ्लो में, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। तो अब अलग अलग प्रोसेस का डेटा फ्लो डायग्राम होता है। अब इसमें भी सिंबल्स यूज किए गए हैं। अब एग्जाम में पूछेगा ये जो एरो है, ये एरो क्या इंडिकेट करता है, ये एरो खुद डेटा फ्लो इंडिकेट करता है। दिस एरो इज इंडिकेटिंग इटसेल्फ डेटा फ्लो, ठीक है। ये एरो क्या इंडिकेट करता है, डेटा फ्लो, ऑलराइट। चलो मैं आपको यहां पे दिखाती हूं डायरेक्टली, ऑलरेडी सिंबल्स दिए हुए हैं। ये प्रोसेस बॉक्स हो गया, ये डेटा फ्लो हो गया, ये एक्सटर्नल एजेंट यानी कस्टमर्स एंड ऑल, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग इस बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डेटा का स्टोरेज हो गया, और ये रियल टाइम लिंक हो गया। क्लियर है। तो ये सारे मेरे क्या हो गए बताओ, सिंबल्स यूज्ड इन डेटा फ्लो डायग्राम। याद है मैंने आपको ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, कासा का, फिर उसके बाद मॉर्गेज लोन का, टॉपअप लोन का, होम लोन का, सबका नहीं बताया था डेटा फ्लो डायग्राम। जो प्रोसेस फ्लो किया था वही तो डीएफडी है, डेटा फ्लो डायग्राम। तो वापस से इन्होंने पता है P2P का, O2C का, ये सब चीज का डेटा फ्लो डायग्राम दिया। कितना इजी है बताओ, एक ही चीज को कितना बार करोगे। अब जैसे यहाँ पे बोला है कस्टमर, तो ये सब रट्टा नहीं मारना है, एक बार बस खाली आप सुन भी लोगे ना, एग्जाम में अपने आप लिख कर आना, एक पूरा वर्ड टू वर्ड लिखने का दरकार नहीं है, समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कस्टमर जब ऑर्डर कैसे फुलफिल करता है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेस किया, मान लो आप अमेजन में जाते हो ना, अमेजन की वेबसाइट में कोई सामान को ऑर्डर करते हो, तो उसका डीएफडी पूछ रहे हैं, डेटा फ्लो डायग्राम बनाकर दिखाओ। तो सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, वेबसाइट में विजिट करके ऑर्डर जनरेट करता है आपके। तो आप अमेजन का जो सिस्टम है उसमें ऑर्डर जनरेट हो गया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आता है ना ऑर्डर कंप्लीट करने। फिर जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट पे क्लिक किया, ऑर्डर प्लेस पे कस्टमर ने, तो बेसिकली ऑर्डर रिसीव आ जाता है अमेजन के पास। अमेजन का जो डिपार्टमेंट है, इंटरनल डिपार्टमेंट, बैक ऑफिस है, उसके पास ऑर्डर रिसीव्ड आ जाता है। फिर अब बेसिकली जब ऑर्डर रिसीव्ड आता है ना, मान लो ये क्रेडिट परचेज किया है कस्टमर ने, इंस्टेंट कैश नहीं दिया है,
तो उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा कि हमें डिलीवरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही ऑर्डर आया तो सिस्टम में कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस चेक किया जाता है, उसका क्रेडिट वर्दीनेस ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो फिर आगे बढ़ा जाता है, ऑर्डर को आगे प्रोसेस किया जाता है, समझ में आ रहा है। इनवॉइस बनाया जाता है, शिपमेंट किया जाता है, इनवॉइस कस्टमर को भेज दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो ऑर्डर को स्टॉप कर दिया जाता है, समझ में आया। फिर उसके बाद प्रोसेस करता है पेमेंट को। तो अब जैसे क्रेडिट ओके आया, तो अब क्रेडिट ओके आने के बाद कौन एक्टिव हो जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन गुड्स को बनाएगा। और अगर ऑलरेडी है स्टॉक में बना हुआ, ठीक है, तो चेक करेगा, ऑर्डर एंटर किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, अगर स्टॉक में है यस, तो फिर क्या करेगा, डिलीवरी कोरियर डिपार्टमेंट आ जाएगा, असेंबलिंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट पैकेज को असेंबल करेगा, कोरियर डिपार्टमेंट ऑर्डर पिक करेगा, ऑर्डर को शिप कर देगा। लेकिन अगर स्टॉक में नहीं है, नो, तो प्रोडक्शन शेड्यूल करेगा, वो गुड्स को बनाएगा, है ना, और फिर उसके बाद सामान को भेज देगा। तो ये सब एकदम इजी प्रोसेस, आप खाली डायग्राम एक बार रीड करोगे हो जाएगा। तो ये डेटा फ्लो डायग्राम हो गया, ठीक है। वैसे ही अब ये बोल रहा है ऑर्डर टू कैश का डेटा फ्लो डायग्राम क्या है, तो यहां पे बोल रहा है पूरा कैश आ जाए तब तक का पूरा डेटा फ्लो डायग्राम। तो वही सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सेलिंग का एडवर्टीजमेंट एंड ऑल किया, फिर ऑर्डर आया उसकी वजह से, फिर ऑर्डर आया तो इन्वेंट्री चेक करते हो, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करते हो, कस्टमर को भेज देते हो। अगर इन्वेंट्री में स्टॉक नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हो, गुड्स प्रिपेयर करते हो, फिर उसके बाद इनवॉइसेस रेडी होते हैं, कस्टमर को भेज देते हो, पेमेंट आता है, इनवॉइस क्लोज कर देते हो। तो सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिसीवेबल। तो ये सब बताओ कितना बार एक ही चीज करोगे, इतना ईजी है ये सब, है ना। तो अब फिर वैसे ही है प्रोक्योरमेंट का, प्रोड्यूस टू पे, यानी ये बात कर रहा है वही P2P का बात कर रहा है, परचेज टू पे का। तो वहां पे क्या करेगा, वही यूजर जो एम्प्लॉई है वो क्या करेगा, परचेज रिक्विजिशन नोट रेज करेगा परचेज मैनेजर के संग। फिर उसके बाद PR डिपार्टमेंट क्या करेगा, वेंडर को सोर्स करेगा, कोटेशन मंगवाएगा, परचेज ऑर्डर प्लेस करेगा, है ना। वेंडर क्या करेगा, परचेज ऑर्डर रिसीव करके सेल्स ऑर्डर प्रिपेयर करेगा और मटेरियल डिस्पैच कर देगा कस्टमर को। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, मटेरियल को रिसीव करेगा, GRN नोट रेस करेगा, चेकिंग करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। फिर उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, वेंडर के लिए अकाउंट्स पेबल जनरेट करेगा, पेमेंट करेगा, 3-वे रिकॉन्सिलिएशन करेगा, है ना। फिर फाइनली पेमेंट हो जाएगा। तो एक ही चीज को तो वापस से बार बार लिख रहा है, माय गॉड। तो इसको क्या किया, पूरा स्टेप्स में दिखाया, है ना, डेटा फ्लो डायग्राम में, समझ में आ रहा है। ये डिसीजन बॉक्स हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया, समझ में आ रहा है। और जहां पे एक्सटर्नल एजेंट है वेंडर को, तो उसको कैसे डिनोट कर रहा है, इस तरह से बॉक्स से डिनोट कर रहा है, क्लियर है। तो हो गया अकाउंट्स टू पेबल। अब ये रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत खूबसूरत सा नोट्स रेडी कर रखा है, आप डायरेक्टली मेरे नोट से पढ़ोगे। मैं दिखा दे रही हूं आपको नोट्स। और ये पूरा नोट्स मैंने आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बस अब ये पार्ट बच गया इस चैप्टर में हमारा कंपनीज एक्ट 2013। ये सब आप ऑलरेडी लॉ में पढ़े होगे, ऑडिट में पढ़े होगे। सेक्शन 134 किसके बारे में बात करता है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, है ना। और उसके बाद सेक्शन 143 किसके बारे में बात करता है, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर 134 सबसेक्शन 1 क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंक्लूड करना चाहिए ना, क्लियर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड बाय कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर रिपोर्ट्स को अटैच करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संग, है ना। और उसमें क्या क्या रहना चाहिए, वेब एड्रेस, नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, DRS एटसेट्रा, क्लियर। और DRS क्या स्टेट करेगा, तो ये सब एक बार आप खुद से रीड कर लेना, मेरे लिए कुछ समझाने लायक है नहीं। अब डायरेक्टली जो है मैं आपको बताऊंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कुछ टर्म्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 में पास हुआ था, गॉट अमेंडेड इन द ईयर 2008। अब इसमें कुछ टर्म्स को डिफाइन किया गया, लाइक एक्सेस को डिफाइन किया गया है। तो ये सब पे शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, एक्सेस कौन से सेक्शन में कंटेन्ड IT एक्ट के, सो सेक्शन 2, ठीक है। आप देख रहे हो सेक्शन 2A में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक्सेस वर्ड को डिफाइन किया गया। एक्सेस वर्ड का मतलब क्या होता है, टू गेन एंट्री इनटू, समझ में आ रहा है, टू गेन एंट्री इनटू या इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, उसके मेमोरी के संग कम्युनिकेट करना। फिर सेक्शन 2I में कंप्यूटर को डिफाइन किया है, 2J में नेटवर्क को डिफाइन किया। नेटवर्क आपको पता है जब एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड रहता है सिस्टम में तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। डेटा आपको पता है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना, कॉन्सेप्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, वो हो गया 2O में, उसको डेटा बोलते हैं, ठीक है। वैसे 2V में इंफॉर्मेशन। तो ये सारे जो है आप सेक्शंस याद कर लेना, मैंने 5 तो आपको लर्न करवाए। एक्सेस ए से ए याद रखना, एक्सेस इज ओपनिंग 2A, कंप्यूटर 2I याद रखना, ठीक है। नेटवर्क J में है, डेटा O में है, इंफॉर्मेशन V,
क्लियर है, ये सब याद रहेगा आपको। अब बोल रहे साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दिया हुआ नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे सेक्शंस है जिसमें बताया गया है कौन कौन सा साइबर क्राइम होता है और उसके अगेंस्ट पेनल्टी क्या है। लाइक सेक्शन 43 टॉक्स अबाउट डैमेज टू एनी कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम। किसी के कंप्यूटर को या कंप्यूटर सिस्टम को आपने डैमेज किया, समझ में आ रहा है। डैमेज के अंदर क्या आ गया, कुछ किसी दूसरे के कंप्यूटर में जाके कोई कॉपी डाउनलोड कर लिया, कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, कोई वायरस घुसा दिया, या कॉन्टामिनेट कर दिया, या डिस्ट्रॉय कर दिया, फिजिकली डैमेज कर दिया, या बिना उसके कंप्यूटर में छेड़छाड़ किया। तो ये वाले डैमेज किसमें कवर्ड है, सेक्शन 43 में। और इसमें क्या बोला गया, अगर ऐसा करोगे तो यू कैन बी, ठीक है, इम्पोज विद अ पेनल्टी। ये सारे मैक्सिमम पेनल्टी दिए हुए सेक्शन में। एक्चुअल पेनल्टी कितना होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करता है। तो बोला इसके लिए आपको जेल हो सकता है मैक्सिमम 3 साल तक का, और फाइन लग सकता है मैक्सिमम 5 लाख का, या दोनों हो सकता है। सो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन अप टू 5 lakhs और बोथ। अब ये पेनल्टी, इतना पेनल्टी लगेगा, ये किस सेक्शन में बोला गया, सेक्शन 66। So section 66 talks about penalty related to computer related offenses, जिसमें बोला गया एक बंदे को पेनल्टी कितना देना पड़ सकता है। He may be imprisoned for a period which may expand up to 3 years, or he has to pay a fine which may expand up to 5 lakhs or both। तो याद रहेगा 3 साल का चक्की पीसोगे और 5 लाख का क्या देना पड़ेगा, जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द ब्रीच दैट यू हैव डन, साइबर ब्रीच दैट यू हैव डन। तो सेक्शन 43 याद हो गया, डैमेज टू कंप्यूटर और कंप्यूटर रिसोर्सेज। 43 ये क्या चीज के बारे में बात करता है कि मान लो आपको एक बैंक हो, तो आपको कोर बैंकिंग में मैंने बताया था, आपने कस्टमर का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं रखा, उसको लीक कर दिया, तो उससे रिलेटेड क्या क्या पेनल्टी लगेंगे, ठीक है। सेक्शन 65 क्या चीज के बारे में बात करता है, टैंपरिंग विद द सोर्स डॉक्यूमेंट। किसी के कंप्यूटर के सोर्स कोड को, प्रोग्राम्स को, नेटवर्क को छेड़छाड़ कर दिया, ऑल्टर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वहां पे भी जेल 3 साल तक का है, लेकिन पेनल्टी 2 लाख का। जैसे ऊपर में पेनल्टी 5 लाख का था, जेल 3 साल का था, बट यहाँ पे जेल 3 साल का है, पेनल्टी अप टू 2 lakhs या फिर बोथ। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, पेनल्टी यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी दिया हुआ है, एक्चुअल पेनल्टी नहीं दिया हुआ है। फिर 66B क्या चीज के बारे में बात करता है, किसी का कंप्यूटर चुरा लिया या किसी का चुराया कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे भी 3 साल का जेल और 1 लाख का पेनल्टी या फिर दोनों। तो 5 लाख 3 साल, फिर उसके बाद 2 लाख 3 साल, फिर उसके बाद 1 लाख 3 साल। तो 3 साल 3 साल 3 साल जेल तीनों में कॉमन है, और ऊपर में 5 लाख पेनल्टी था सेक्शन 43 में। 43 ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का है। सेक्शन 65 में 3 साल का जेल या 2 लाख का पेनल्टी था, और सेक्शन 66B में 3 साल का पेनल्टी या 3 साल का जेल या 1 लाख का पेनल्टी या फिर दोनों, ठीक है। सेक्शन 66 बात करता है स्पूफिंग एंड ऑल के बारे में। किसी का आइडेंटिटी चुरा लिया, किसी का ईमेल आईडी हैक कर लिया, चुरा लिया, वहां से ईमेल भेजो, ईमेल स्पूफिंग एंड ऑल, पासवर्ड चुरा लिया, और सामने वाले को ये लग रहा है जो आप ईमेल कर रहे हो उल्टे पुल्टे, सामने वाले को लग रहा है वो ऑथोराइज बंदा कर रहा है जबकि वो अनऑथोराइज बंदा कर रहा है हैकिंग करके। तो अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे भी अप टू 3 साल का जेल एंड 1 लाख का पेनल्टी दोनों। तो और में आइदर और मतलब कि एक लग सकता है या दोनों भी, बट एंड में दोनों कंपल्सरीली लगेगा। सो बी केयरफुल, कहां पे एंड वर्ड है कहां पे और। अगेन रिपीटिंग, यहाँ पे सारे मैक्सिमम पेनल्टी दिए हुए हैं, एग्जैक्ट नहीं है, दीज आर द मैक्सिमम पेनल्टी। 66D बात करता है वही किसी का पर्सोनेशन चीट कर लिया, मतलब आप दूसरे के कंप्यूटर में जाकर कुछ उल्टा पुल्टा किसी और को ईमेल कर दिया उसका कंप्यूटर यूज करके, तो सामने वाले को उल्टा पुल्टा ईमेल गया, उसको लगेगा कि ये रजिस्टर्ड बंदा ने भेजा जबकि भेजा किसी हैकर ने। सो दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 66D, 3 साल का जेल, फाइन एंड अप टू 1 lakhs, ठीक है। 66C टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब किसी का प्राइवेट इमेजेस एंड ऑल डिस्प्ले कर देना उसके परमिशन के बिना, दैट इज अ क्राइम कवर्ड अंडर सेक्शन 66C, जिसमें 3 साल का जेल या फिर 2 लाख का पेनल्टी या फिर दोनों। अब 66F क्या चीज के बारे में बात करते हैं, साइबर टेररिज्म, है ना। तो साइबर टेररिज्म बहुत बड़ा गुनाह है, सजा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, इंडिया का इंटीग्रिटी जो है वो क्या हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्लियर है। डाइवर्सिफाई क्लब कंप्लायंस का मतलब हुआ केटर करना, कोई लॉज को, कोई रूल्स को, कोई रेगुलेशन को। तो अगर साइबर टेररिज्म से आप गिल्टी पाए जाओगे तो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट हो सकता है भाई, 66F में कवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज दिए हुए हैं साइबर टेररिज्म के, क्या क्या कवर्ड है इसके अंदर, तो देख लेना। अब 67, 67A, 67B तीनों बात करेगा ऑब्सीन एंड सेक्सुअली अब्यूजिव मटेरियल आपने कंप्यूटर में ट्रांसमिट किया, या कोई चाइल्ड को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का कोशिश किया, या उसका कोई सेक्सुअली अब्यूजिव पिक्चर शेयर किया,
तो ये सेक्शंस कवर करे, सेक्शन 67, 67A एंड 67B। सेक्शन 67 टॉक्स अबाउट कि आपने कोई ऑब्स्सीन मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर किया, तो अगर पहली बार ऐसा किया है तो 3 साल का जेल और 5 लाख का पेनल्टी, वही पहला वाला सिचुएशन। लेकिन अगर दूसरी बार सेम चीज करते हुए पकड़े गए हो तो 5 साल का जेल लगेगा और पेनल्टी हो जाएगा डबल 10 लाख। ठीक है, और यहाँ पे एंड है क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज है, और का ऑप्शन नहीं है। तो कुछ उल्टा फुल्टा ऑब्स्सीन सेक्सुअली अब्यूजिव मटेरियल इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट तो 3 साल का जेल और एंड बोल रहा है, और नहीं एंड 5 साल का पेनल्टी लगेगा। और दोबारा अगर यही सेम क्राइम करते हुए पाए गए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तब फिर जेल हो जाएगा 5 साल का सजा और पेनल्टी डबल होकर 10 लाख हो जाएगा। 67 ए टॉक्स अबाउट वही कि ट्रांसमिट किया है मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। ठीक है, वो ऑब्स्सीन था, ये सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है। तो यहां पे भी बोल रहा है अगर पहली बार ऐसा किया है तो सीधा 5 साल का जेल और 10 लाख का पेनल्टी, और दूसरी बार ऐसा किया है तो 7 साल का जेल होगा और 10 लाख का पेनल्टी। ठीक है, और 67 टॉक्स अबाउट चाइल्ड, जहां पे आपने चाइल्ड का मिसयूज करके कुछ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दिखाया है तो फर्स्ट कॉन्विक्शन होगा तो 5 इयर्स का जेल और 10 लाख का पेनल्टी, और सेकेंड टाइम अगर आपने यही सेम चीज किया है तो 7 साल का जेल और 10 लाख का पेनल्टी। तो 67, 67A, 67B सब कुछ सेक्सुअली और ऑब्स्सीन मटेरियल के बारे में बात कर, एक में चाइल्ड इन्वॉल्व है, एक में मटेरियल इन्वॉल्व है और एक में ऑब्स्सीन मटेरियल इन्वॉल्व है। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर, पैम्पलेट के ऊपर, जो कि हमारा कल्चरल हेरिटेज इंडिया का रिफ्लेक्ट करता है, जो पब्लिक गुड के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, जो बोनाफाइड इंटेंशंस डिक्लेयर करे, उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत सारे जैसे वेदास है हमारे हिस्ट्री के, इंडिया के, जहां पे ये सब पिक्चर्स हैं, तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट आइटम्स को जो है कन्वे कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं बोनाफाइड हेरिटेज रिलीजियस पर्पसेस के लिए। ठीक है, सो इफ यू हैव बीन टू कोणार्क टेम्पल, आप वहां पे देखोगे कोणार्क टेम्पल में भी ये बहुत सारे ऑब्स्सीन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट जो है एंशिएंट टाइम के लोगों के, राजा महाराजा के पिक्चर्स जो एनग्रेव्ड है, विच इज शोइंग अ बोनाफाइड हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, तो अगर इसका पिक्चर्स देखते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तो ये कोई वायलेशन नहीं करेगा सेक्शन 67A या 67 का या 67B का, तो याद रहेगा आपको ये सारे सेक्शन। ठीक है, अब बोले कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में क्या था, आपने फेक पब्लिक प्रोफाइल खोला जैसे लोग खोलते हैं फेसबुक में, तो अब यहाँ पे कुछ कुछ ऑफेंसेस है, ये एग्जाम में आ सकता है, ये ऑफेंसेस, इस पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो एक बार फटाफट मेरे संग दोबारा जल्दी से रिवाइज कर लो मैंने क्या क्या बोला, एकदम इजीली लर्न हो जाएगा। सेक्शन 43 बात करते हैं कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम में डैमेज किया उसका, तो उसमें 3 साल का जेल हो सकता है, 5 लाख का पेनल्टी या दोनों। 43 है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का लीक किया, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो पेनल्टी है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस का, ये सेक्शन 66 में कवर्ड है। ठीक है, 65 टैंपरिंग विद सोर्स डॉक्यूमेंट, 3 साल का जेल या फिर 2 लाख का पेनल्टी या दोनों। 66 भी किसी का कंप्यूटर चुराया या चुराया कंप्यूटर को आपने यूज किया तो 3 साल और 1 लाख। ठीक है, और 66C आइडेंटिटी थेफ्ट किया 3 साल एंड 1 लाख का पेनल्टी। 66D बात कर रहा है पर्सोनेशन चीटिंग या किसी और का कंप्यूटर रिसोर्स यूज करके 3 साल का जेल और 1 लाख का पेनल्टी। 66C वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, वही प्राइवेट पिक्चर्स एंड ऑल शेयर किया तो 3 साल और 2 लाख का पेनल्टी। 66F साइबर टेररिज्म, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, और फिर उसके बाद 67A और 67B तो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, इजी था एकदम, क्लियर है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया इधर क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आएगा, और ये हो गया आंसर जो आपको लर्न करना है। अब जैसे फेक प्रोफाइल आपने खोला तो ये कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है, तो इस पे कौन सा पेनल्टी लगेगा, सेक्शन 67 में जो लिखा हुआ है। ईमेल हैक वैक किया, ट्रांसफर किया, तो ये सारी सेक्शन तो लग जाएंगे। 67A-B ऑब्स्सीन ईमेल बोल रहा है, तो ऑब्स्सीन जैसे ही बढ़ाएगा तो ये तीनों सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा 66A-B-C 43 सब एक्टिवेट। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड किया आपने तो 43 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस है ना, कंप्यूटर को डैमेज किया 66C। वायरसेस इंट्रोड्यूस किया 43, 66 में पेनल्टी लिखा हुआ है। साइबर टेररिज्म का सेक्शन अभी किया था 66F, 66 और 43 तो लगेगा हर ही जगह। सेक्शन 43 हर ही जगह लगेगा क्योंकि 43 में बोला कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस जो हर ही जगह कवर्ड है। ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल 43, 66। पोर्नोग्राफी वर्ड आते हुए ऑब्स्सीन मटेरियल तो 67 सेक्शन सारे आ जाएंगे, और 43 तो हर जगह लगना ही है। ईमेल स्कैम 43 हर जगह, 66 हर जहां 43 है वहां 66 साथ साथ आएगा, क्योंकि 43 में पेनल्टी के 43 में बोला है क्राइम के बारे में, 66 में पेनल्टी के बारे में। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगेन 43, 66, 66 भी क्लियर है यहां तक। अब बोले एडवांटेजेस क्या है, तो इससे क्या हुआ, एडवांटेजेस ये सब ट्रांसपेरेंसी हो गया, लीगल रिकॉग्निशन हो गया ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को लेकर। फिर एसपीडीआई मैंने ऑलरेडी आपको 43 सेक्शन में कवर कराया था कोर बैंकिंग में,
है ना, जिसके लिए अलग अलग नॉर्म्स बना के रखना पड़ता है ना, कि कौन सा कंटेंट वो कस्टमर का डिस्क्लोज कर सकते हैं और कौन सा कंटेंट उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। क्लियर। सुष्मित सेक्शन, कुछ सेक्शंस याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। जैसे मैंने दिया, जैसे यहाँ पे बोला कि ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, तो एकदम इजी लर्न तो हो ही गया मेरे साथ। 67, 67A और 67B, ये 3 सेक्शन आपको याद रहेगा। ऑब्सीन मटेरियल, सेक्सुअली कोई भी चीज एक्सप्लॉइट हो रहा है उसका कोई मटेरियल आपने शेयर किया, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, ये सेक्शन। सेक्शन 43 आपको याद रहेगा, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस से सारे रिलेटेड है, तो जो कि हम लोग एकदम स्टार्टिंग में किए थे सेक्शन 43। तो उसके ऊपर क्राइम जो पेनल्टी लगेगा वो सेक्शन 66 में कवर्ड है। तो जहां 43 का जिक्र होगा वहां 66, और कोई भी क्राइम होता है कंप्यूटर यूज करके तो 43, 66 आना ही है। 43 हो गया कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का लीकेज, सोर्स डॉक्यूमेंट से टैंपर किया तो सेक्शन 65 हो गया, है ना। और साइबर टेररिज्म अगर किया तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 66F है साइबर टेररिज्म। और प्राइवेसी सेक्शन 66E है। और पर्सोनेशन चीटिंग किया C और D में, C और D आइडेंटिटी थेफ्ट और D में पर्सोनेशन चीटिंग, तो हो गया कि नहीं बताओ। और किसी का चोरी कंप्यूटर किया हुआ यूज किया 66B। तो मैंने ज्यादा आपको लिखा है नहीं, मैंने पूरा प्रॉपर्ली एक चार्ट बना दिया है, ये चार्ट लर्न कर लोगे और इससे क्वेश्चन आएगा। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी, जनरली शॉर्ट में आने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या केस स्टडी में या फिल इन द ब्लैंक्स सॉर्ट ऑफ में, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएगा ये एक क्वेश्चन। तो आप नहीं मैनेज कर लोगे बताओ, एकदम ईजी। रूल्स पूछ सकते हैं, एसपीडीआई कौन से रूल्स में कवर्ड है, रूल 5 सब रूल 1 एंड रूल 6, डिस्क्लोजर ऑफ एसपीडीआई टू एनी थर्ड पार्टी रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ द कस्टमर। वही बैंक्स एंड ऑल के लिए एप्लीकेबल है, जिसके बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट कस्टमर्स होते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज का डेटा होता है, इंश्योरेंस कंपनीज का डेटा होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी का डेटा होता है, थोड़ी ऐसी उनके डेटा को डिस्क्लोज कर देंगे किसी को भी। सो विद दिस योर चैप्टर नंबर 1 इज ऑल्सो ओवर। मैंने सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करवाए और मेरे नोट्स में भी सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। और जहां पे इंस्टीट्यूट मैट रेफर करना है मैंने लिख दिया नोट्स में, रेफर इंस्टीट्यूट मैट। तो बताओ मुझे कैसा लगा आपको मेरा क्लासेस EIS का। सो विद दिस योर मिशन EIS इज ओवर। हमारा मिशन EIS ओवर हो गया। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं सारे टॉपिक्स को इस मिशन के दौरान, मिशन में मैंने अप्रोक्सीमेटली कितने क्लासेस लिए, लगभग 10 से 11 क्लासेस लिए, और मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी। आप सारे क्लासेस को, मिशन EIS के सारे चैप्टर्स के सारे रिवीजन क्लासेस देख सकते हो। अगर आप दिसंबर 21 में एग्जाम दे रहे हो या फिर आप मई 22 में एग्जाम दे रहे हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये सारे चैप्टर्स के मैंने नोट्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया वीडियो के, आप नोट्स फॉलो कर सकते हो, लिंक डाल दिया नोट्स का, आप नोट्स आराम से फॉलो करके आराम से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। कल मैं आपके संग मेंटी क्विज करने वाली हूँ, मेंटी क्विज ऑन द 3 चैप्टर्स। कौन कौन से 3 चैप्टर्स बताओ? कोर बैंकिंग चैप्टर नंबर 5, बिजनेस ऑटोमेशन एंड ई कॉमर्स, ये 3 चैप्टर हमारा क्विज के लिए बचा है। ये 3 चैप्टर हम लोग करेंगे। सुष्मित, मैंने फ्लो चार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप बीच में मेरा वीडियो देखना, फ्लो चार्ट एकदम समझ में आएगा मक्खन की तरह। और मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिया फ्लो चार्ट का, तो वहां पे कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको हमेशा रेडी रहती हूँ क्वेरी बताने के लिए, बट आप क्वेरी तो पूछो। तो अगर आपको मेरा क्लासेस अच्छा लगा, पूरा ऑल टुगेदर मिशन अच्छा लगा, तो अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको डेली बोला है, एक एक फीडबैक एक एक बच्चों का इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्प्रेड करो, वायरल करो, ठीक है। दैट विल बी माई ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड फ्रॉम यू गाइज। सो आई होप कि मिशन EIS आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा है, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो बाद में भी देखोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल में, मोहित अग्रवाल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और अभी तक उसको लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दो, और डू कॉमेंट वंस द कमेंट बॉक्स गेट्स एनेबल्ड आफ्टर द लाइव स्ट्रीमिंग गेट्स ओवर। पूरा मुझे अपना फीडबैक देना कि पूरा ये जो मिशन EIS का मैंने सेशन लाया था, सीरीज लाया था, ये मिशन EIS कैसा लगा आपको, क्या इससे आपको कुछ फायदा हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, कौन कौन सा पॉइंट्स मेरा अच्छा लगा, मेरा नोट्स अच्छा लगा, कि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, कि मेरे जो एनिमेटेड वीडियोज मैंने दिखाए थे बीच बीच में क्या क्या अच्छा लगा। एक एक पॉइंट रखना अपने फीडबैक में, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं मेंटी क्विज के संग, ये 3 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके आना। और हम लोग जल्दी मैराथन के संग भी आ रहे हैं, आपको पता है ना मेरे EIS मैराथन का डेट 24th आई गेस, 24th ऑफ नवंबर इज द डेट ऑफ मैराथन। पूरा मैं EIS फुल फ्लेजेडली आपको रिवाइज कर दूंगी और पूरा पक्का आपका इन डेप्थ रिविजन हो जाएगा।